नमस्कार। मैं दीपा तुली हूँ, सहायक सचिव मध्य प्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल में। ये श्रम विभाग के अंतर्गत एक विधिक मंडल है। आज जो हम सीखने या समझने जा रहे हैं वो संबल योजना के बारे में है, जो कि एक सामाजिक सुरक्षा की योजना है, श्रम विभाग द्वारा संचालित की जाती है। आज जो हम सीखने या समझने जा रहे हैं वो संबल योजना के बारे में है, जो कि एक सामाजिक सुरक्षा की योजना है, श्रम विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इस मॉड्यूल को करने के बाद जो आप समझ पाएंगे वो ये होगा कि संबल योजना क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन कौन लोग उसमें कवर होते हैं, संबल योजना में पंजीयन की प्रक्रिया क्या है, उसमें लाभ लेने की प्रक्रिया क्या है, किस किस प्रकार के लाभ मिलते हैं, और साथ ही यदि लाभ से वंचित रह जाएं तो अपील की प्रक्रिया क्या है। ये सारी बातें जो एक संबल योजना के लाभ लेने के लिए या एज अ अधिकारी लाभ देने के लिए जानना आवश्यक है, इस मॉड्यूल के अंतर्गत हम वो समझेंगे। पाठ्यक्रम की रूपरेखा। मॉड्यूल 1, संबल योजना क्या है। संबल योजना असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मॉड्यूल 2, लाभ लेने के लिए क्या करें। संबल योजना में पंजीयन की ऑनलाइन प्रक्रिया सरल और दस्तावेज आधारित होती है। मॉड्यूल 3, योजना में लाभ तथा लाभ लेने की प्रक्रिया। संबल योजना में लाभ पाने के लिए पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धारित है। मॉड्यूल 4, अपील के प्रावधान। पंजीयन या लाभ अस्वीकृति की स्थिति में श्रमिक ऑनलाइन अपील कर सकते हैं। तो संबल योजना जो है वो असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग द्वारा संचालित की जा रही एक योजना है। सामाजिक सुरक्षा से अर्थ क्या है? सामाजिक सुरक्षा से अर्थ ये है जैसे कि हम एक संगठित श्रेणी के जब काम करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या किसी संस्था में काम कर रहे हैं, तो हमें जीपीएफ का लाभ, बीमा का लाभ, मैटरनिटी बेनिफिट का लाभ, ये सब प्राप्त होता है। किंतु असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको इस तरह के लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस तरह के लाभों को देने के लिए शासन की ओर से कुछ विधिक प्रावधान किए गए। उन विधिक प्रावधानों के अंतर्गत ये संबल योजना बनाई गई है। संबल योजना असंगठित श्रेणी के सदस्यों के सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए है, और ये एक अपनी तरह का बहुत ही अभिनव प्रयास था जो मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभ किया था। ये शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2018 में, और अभी इसको और पारदर्शी और सुदृढ़ बनाते हुए 16 मई 2022 से इसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं। तो संबल योजना की अगर बात करें तो विधिक रूप से अगर परिभाषित करना चाहें कि असंगठित श्रमिक कौन है, तो असंगठित श्रमिक से आशय उस व्यक्ति से है जो नौकरी कर रहा हो या स्वरोजगार में हो या घरों में उसका नियोजन हो, वेतन पाने के लिए कोई कार्य कर रहा हो, इवन तेंदुपत्ता संग्राहकों को इसमें सम्मिलित किया गया है। किसी भी कार्य में नियोजित हो, सीधे तौर पे नियोजित हो, ठेकेदार के माध्यम से नियोजित हो, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित हो, वो सभी लोग असंगठित श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। इसे कैसे चेक करेंगे कि असंगठित श्रमिक की श्रेणी में है? तो उसे बीमा का लाभ नहीं मिलता हो, उसे ग्रेच्युटी नहीं मिलती हो, उसे जिसे हम पीपीएफ कहते हैं या ईपीएफ कहते हैं, उस तरह का भविष्य निधि का लाभ न प्राप्त होता हो, तो ये सभी लोग असंगठित श्रेणी कर्मकार की श्रेणी में आ जाएंगे। संबल योजना के लिए स्पेसिफिकली कुछ मापदंड तय किए गए हैं। वो मापदंड है कि उसके पास 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि ना हो, वो या उसकी पत्नी के पास यदि पुरुष है, वो या उसके पति के पास यदि महिला है, वो या उसकी पत्नी शासकीय सेवा में ना हो, वो या उसके पति पत्नी आयकर दाता ना हो। ये कुछ मापदंड हैं जो पूरे करने के बाद संबल योजना की पात्रता आती है। संबल योजना के श्रमिकों को कुल 39 श्रेणियों में चिन्हित किया गया है, जिसमें कृषि में नियोजन, दुग्ध उद्योग का नियोजन या डेयरी उद्योग जिसको हम कहते हैं, पत्थर तोड़ने वाले, पापड़ बनाने वाले, साफ सफाई करने वाले, फेरी वाले रोजगार में लगे श्रमिक भी इन श्रेणियों में चिन्हित किए गए हैं। अभी एक बहुत ही अभिनव प्रयास करते हुए 1 मार्च 2024 से गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में सम्मिलित किया गया है।
इसे मैंने अभिनव प्रयास इसलिए बोला है कि पूरे भारतवर्ष में प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश, जिसने गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स को मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत चिन्हित करते हुए असंगठित श्रेणी के श्रमिक के रूप में उनके पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ की है। हितग्राही हम किसे मानेंगे संबल योजना के अंतर्गत? हितग्राही हम संबल योजना के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को मानेंगे जो 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच का हो और जिसे ने संबल योजना का पंजीकरण प्राप्त कर लिया हो। संबल योजना में जो लाभ है उसमें एक अंत्येष्टि का लाभ ऐसा लाभ है जो परिवार के सदस्यों को भी प्राप्त होता है। इसका आशय ये है कि यदि परिवार का कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो अंत्येष्टि राशि उस दुर्घटना की स्थिति में भी दी जाती है। तो परिवार हम कैसे परिभाषित करेंगे? परिवार में पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो, पुरुष या महिला होने की स्थिति में, उनके बच्चे और उनके माता पिता, ये परिवार की परिभाषा में सम्मिलित होते हैं। अब अनुग्रह की जो दूसरी सहायता है जो संबल योजना के अंतर्गत दी जाती है वो उत्तराधिकारी को दी जाती है, यानी कि अनुग्रह सहायता का लाभ श्रमिक की मृत्यु की दशा में उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होता है। तो उत्तराधिकारी कैसे डिफाइन होगा? उत्तराधिकारी जैसी भी स्थिति हो, पुरुष और महिला होने की स्थिति में उसके पति अथवा उसकी पत्नी, पति पत्नी के न होने की स्थिति में पुत्र एवं पुत्री, पुत्र पुत्रियों के नहीं होने की स्थिति में माता पिता और माता पिता के भी न होने की स्थिति में भाई बहन। यानी कि उत्तराधिकारी डिसाइड करते समय एक क्रमानुक्रम डिसाइड किया गया है, वरीयता श्रेणी डिसाइड की गई है कि पहला जो हकदार है वो पति या पत्नी है, उनके नहीं होने की स्थिति में पुत्र पुत्री हैं, उनके भी नहीं होने की स्थिति में माता पिता और उनके भी नहीं होने की स्थिति में भाई बहन। ऐसे ही संबल योजना में दो अन्य लाभ हैं, स्थायी अपंगता और आंशिक स्थायी अपंगता में दिया जाता है। तो स्थायी अपंग किसे कहा जाएगा? जिसे दोनों हाथ, दोनों आंख या दोनों पांव की हानि हो गई। आंशिक स्थायी अपंग किसे कहा जाएगा? जिसे एक आंख, एक हाथ या एक पैर की हानि हो गई हो। तो ये कुछ परिभाषाएं थी जो जानना जरूरी था संबल योजना समझने के लिए। संबल योजना क्या है? इस मॉड्यूल में हमने समझा कि संबल योजना असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जिसमें पंजीकृत श्रमिकों को अंत्येष्टि राशि, अनुग्रह सहायता और अपंगता लाभ मिलते हैं। 2024 से गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी इसमें शामिल किए गए हैं। संबल योजना का लाभ लेने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है वो है कि संबल योजना के अंतर्गत पंजीयन कराना। जो भी असंगठित श्रेणी का श्रमिक है, जिसे इन जो मैंने अभी परिभाषाएं बताई उनमें उसका सम्मिलन होता है, तो वह व्यक्ति पंजीयन करा सकता है। पंजीयन कराने के लिए उसके पास उसका समग्र आईडी होना जरूरी है, उसका आधार होना जरूरी है और आधार ई-केवाईसी होना जरूरी है। ये 3 प्रीरिक्विजिट हैं। ये चीजें अगर उसके पास हैं तो वो कहीं से भी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकता है। पंजीयन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। sambal.mp.gov.in हमारी वेबसाइट है जिसको यूज करते हुए पंजीयन की कार्रवाई की जा सकती है संबल पोर्टल पर। पंजीयन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। आवेदन करते समय उसके पास ये डिटेल्स होना आवश्यक है। आवेदन के साथ कोई भी संलग्नक नहीं लगता है। आवेदन फॉर्म ऑनलाइन है, उसको भरते वक्त आपको समग्र आईडी की जरूरत पड़ेगी, आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी और आधार ई-केवाईसी होना होगा। अगर आधार ई-केवाईसी नहीं है तो उसी समय पोर्टल आपको प्रॉम्प्ट करेगा समग्र पोर्टल पे जाने के लिए और आप समग्र पोर्टल पर जाकर ई-केवाईसी की कार्रवाई पूर्ण करा सकते हैं। सारी प्रक्रिया जैसे मैंने बताया कि ऑनलाइन है, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से या खुद घर बैठे भी आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। यदि एमपी ऑनलाइन सेंटर का आप उपयोग कर रहे होंगे तो आवेदन शुल्क को 20 रुपए निर्धारित किया गया है जो आपको वहां पे देना होगा। जैसे ही आवेदन करेंगे, आवेदन की पावती आपको तत्काल प्राप्त होगी। जो भी श्रमिक है जो आवेदन करने जा रहा है उसको उसी समय पोर्टल जनरेटेड रसीद प्राप्त होगी। जो मोबाइल नंबर वो उस समय दर्ज करते हैं उस पे उनको हर स्टेज की एसएमएस के माध्यम से ट्रैकिंग भी की जा सकती है। यानी कि हर स्टेज पे एक मैसेज जाएगा कि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है, आपका आवेदन जांच अधिकारी को प्रेषित कर दिया गया है, आपका आवेदन पदावित अधिकारी को प्रेषित कर दिया गया। हर स्टेज का मैसेज
जो मोबाइल नंबर दिया जाता है उस पर प्राप्त होता है। क्योंकि मोबाइल नंबर इम्पॉर्टेंट है, आगे भी सारी मैसेजेस उस मोबाइल नंबर पे आते हैं, इसलिए उस समय ही मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन OTP के माध्यम से हो जाता है। यदि किसी कारण से, जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप देखते हैं कि आधार में और समग्र की डिटेल्स में अंतर होता है, तो आधार और समग्र की डिटेल्स में यदि अंतर है, उसी समय आवेदन के समय वो मिलान किया जाता है और जो निर्देश हैं वो ये दिए गए हैं कि आधार की जानकारी को वरीयता दी जाएगी। तो आधार की जानकारी के अनुसार डिटेल्स जो है वो पंजीयन फॉर्म में अपडेट हो जाती है। अब जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले जो आवेदन है वो जांच अधिकारी के पास जाता है। तो जांच अधिकारी कौन है? जांच अधिकारी एकदम ग्राउंड लेवल के लोगों को रखा गया है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सचिव या ग्राम रोजगार सहायक, और शहरी क्षेत्र में जैसे कि नगर पालिका निगम है या नगर पालिका परिषद है तो उनके वार्ड प्रभारी, राजस्व अधिकारी, सहायक राजस्व निरीक्षक या कोई भी समकक्ष क्लास 3 श्रेणी का अधिकारी जिसे कि नामांकित लोकल लेवल पे किया जाए, इनको जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। यानी कि जो पंजीयन आता है वो पंजीयन का जो आवेदन आता है वो पात्रता के मापदंड पूरे कर रहा है अथवा नहीं, ये बात प्रथम स्तर पर जांच अधिकारी द्वारा चेक की जाती है। आवेदन, जैसे कि मैंने बताया कि पंजीयन की पूरी प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है, तो आवेदन स्वतः ही पोर्टल के माध्यम से जांच अधिकारी के लॉगिन पे दिखने लगता है। जांच अधिकारी को जो आवेदन प्राप्त होते हैं उनमें वो जो मैंने परिभाषा के समय मापदंड बताए थे, उन मापदंडों को एक बार चेक करता है फील्ड में जाकर। तो चेक करने के लिए उसे क्या चेक करना है? चेक करने के लिए वो ये चेक करता है कि जो आवेदक है वो मध्य प्रदेश का सामान्य निवासी है अथवा नहीं। ये चेक करने के लिए वो वहाँ के लोकल लोगों का, परिवार के लोगों का या किसी जनप्रतिनिधि का कथन लेते हैं और पंचनामा बनाते हैं। कथन व पंचनामा के आधार पे वो ये तय करते हैं कि ये जो व्यक्ति है जिसका आवेदन प्राप्त हुआ है ये मध्य प्रदेश का निवासी है अथवा नहीं। कथन पंचनामा के आधार पे ही वह अथवा उसकी पत्नी या पति, जैसी भी स्थिति हो, वो शासकीय सेवक है अथवा नहीं, आयकर दाता है अथवा नहीं, ये स्थितियां भी चेक की जाती है। आधार कार्ड के आधार पे श्रमिक की आयु का निर्धारण करता है वो, और MP भू अभिलेख पोर्टल जो है उसमें जो B1 की प्रति है उसके आधार पे भूमि की लिमिट चेक करता है कि भूमि जो 1 हेक्टेयर कृषि भूमि से कम होना चाहिए, वो वाली कंडीशन ये व्यक्ति पूरी करता है अथवा नहीं। यदि तेंदुपत्ता संग्राहक का पंजीयन किया जा रहा है तो तेंदुपत्ता संग्राहक का प्राथमिक वन उपज समिति का जो कार्ड होता है उसके आधार पे चेकिंग की जाती है। मैंने जो चेकिंग की जो कंडीशंस रखी गई हैं या चेकिंग के जो क्राइटेरियाज बताए गए हैं वो काफ़ी सिंप्लीफाइड रखे गए हैं, जिससे कि अननेसेसरी डिले की स्थिति निर्मित ना हो। आवेदन जब उसको प्राप्त होता है और उस आवेदन को वो वेरीफाई कर लेता है, यानी जांच अधिकारी अपना कार्य पूर्ण कर लेता है, तो जांच अधिकारी ऑनलाइन ही अपनी अनुशंसा उस पर दर्ज करता है। जो अनुशंसा जो पदाभित अधिकारी है जिसे कि पंजीयन जारी करना है उसे दिखने लगती है। तो जैसी अनुशंसा आती है, यदि वो कहता है कि ये सारी पात्रता के मापदंड पूर्ण कर रहे थे, इन्हें पंजीयन दिया जा सकता है, तो पंजीयन जारी होता है। और यदि अनुशंसा नहीं आती है, यानी अस्वीकृति की अनुशंसा आती है, तो वो फिर पंजीयन निरस्त किया जाता है। इस पूरे कार्य की जो समय सीमा है वो 7 कार्य दिवस निर्धारित की गई है। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो पंजीयन की कार्रवाई है इसे लोक सेवा गारंटी में भी सम्मिलित किया गया है। यानी कि जो 7 कार्य दिवस के अंतर्गत पंजीयन की पंजीयन आवेदन का निराकरण किया जाना है, वो जो 7 कार्य दिवस है ये लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत भी आता है। तो जिसे पंजीयन जारी करना है, यानी कि जो पंजीयन स्वीकृति, पंजीयन जारी करने के लिए पदाभित अधिकारी है, वो ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत है, और शहरी क्षेत्र में आयुक्त नगरपालिक निगम या मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका, या फिर उपायुक्त, सहायक आयुक्त, जिसे कि आयुक्त द्वारा अधिकृत किया जाए। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि संबल योजना में पंजीयन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिसमें समग्र ID, आधार और आधार A-KYC की जरूरत होती है। पंजीयन की प्रक्रिया में आवेदन, जांच और अनुशंसा की प्रक्रिया के बाद 7 कार्य दिवसों में पंजीयन जारी किया जाता है।
संबल योजना के अंतर्गत क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो श्रम विभाग द्वारा संबल योजना के अंतर्गत अंत्येष्टि सहायता प्रदान की जाती है और अनुग्रह सहायता प्रदान की जाती है। अंत्येष्टि सहायता 5,000 रुपए है। अनुग्रह सहायता 4 प्रकार की स्थितियों में प्रदान की जाती है। यदि जो पंजीकृत श्रमिक है उसकी सामान्य मृत्यु हुई है तो राशि रुपए 2 लाख की सहायता प्रदान की जाती है। यदि दुर्घटना में मृत्यु हुई है तो राशि रुपए 4 लाख की सहायता प्रदान की जाती है। यदि स्थायी अपंगता हुई है, जो मैंने शुरू में बताया था, 2 हाथ, 2 पांव या 2 आंखों की हानि हुई है तो राशि रुपए 2 लाख प्रदान की जाती है। और यदि आंशिक स्थायी अपंगता हुई है, यानी कि 1 हाथ, 1 पांव अथवा 1 आंख की हानि हुई है तो राशि रुपए 1 लाख रुपए सहायता प्रदान की जाती है। सहायता प्रदान करने के लिए जैसे मैंने बताया कि पंजीयन होना आवश्यक है। दूसरा जो कंडीशन है, श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष होना आवश्यक है। अंत्येष्टि सहायता किस प्रकार से प्रदान की जाती है? अंत्येष्टि सहायता राशि रुपए 5,000 है और इसे नगद दिए जाने के निर्देश है। जैसे ही जानकारी प्राप्त होती है कि कोई मृत्यु हुई है तो ये जो ग्राम सचिव है या फिर वार्ड प्रभारी है, जो कि ग्राउंड लेवल के हैं, जिन्हें हमने जांच अधिकारी भी बताया था, वही इसे प्रदान करने के लिए अधिकृत है। तो वो स्वयं में भी सुओ मोटो, जिसको हम कहते हैं, इनिशिएशन लेकर इस राशि को प्रदान कर सकते हैं। आवेदन का वेट करने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। 5,000 रुपए की नकद भुगतान उसको किया जाएगा श्रमिक को। जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके परिवार वालों को, या जो परिवार हमने डिफाइन किया था उसमें से किसी की मृत्यु होती है तो श्रमिक को 5,000 रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। श्रमिक को नगद राशि प्रदान करने के पश्चात पोर्टल पर आकर अंत्येष्टि किसे प्रदान की गई है आदि विवरण उसमें दर्ज किया जाता है, और जैसे ही वो विवरण वो दर्ज करता है, यह जानकारी पदावीत अधिकारी को दिखने लगती है। पदावीत अधिकारी के द्वारा स्वीकृति देते ही 5,000 रुपए की राशि ग्राम सचिव या वार्ड प्रभारी जिनके खाते खुले हुए हैं उस खाते में समायोजित हो जाती है। यानी कि उनको हमने एडवांस दे रखा है विभाग की ओर से। उनके पास जो निकाय हैं, ग्राम पंचायत है तो कुछ 10,000 रुपए, और अगर नगर निगम है तो 5 लाख रुपए तक की राशि उन्हें एडवांस दी हुई है। उस एडवांस में से ये नगद राशि अंत्येष्टि सहायता के रूप में प्रदान करते हैं, पोर्टल पर दर्ज करते हैं। पोर्टल पर दर्ज करते ही राज्य स्तरीय खाते से उनके खाते में राशि का समायोजन हो जाता है। इसमें 2 बातें ध्यान रखने योग्य हैं कि कभी भी इसमें आवेदन का इंतजार नहीं करना है कि श्रमिक का आवेदन नहीं आया था इसलिए हम अंत्येष्टि सहायता नहीं दे पाए। जो अग्रिम प्राप्त है उससे अंत्येष्टि राशि दी जाएगी, और अंत्येष्टि राशि देने के पश्चात आवेदन पोर्टल पर चढ़ाकर राशि का समायोजन प्राप्त किया जाएगा। एक चीज। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि जो अनुग्रह का आवेदन मृत्यु होने के बाद, यदि श्रमिक की मृत्यु हुई है बाद में उसका अनुग्रह का आवेदन आएगा, तो अनुग्रह के आवेदन में डेटा जो है ऑटोमेटिकली अंत्येष्टि के आवेदन से फेच होता है। यदि किसी कारण से अंत्येष्टि दर्ज नहीं है तो समग्र से फेच होता है, परंतु बेसिकली ये जो डेटा है अनुग्रह का आवेदन भरते समय वो अंत्येष्टि के डेटा से फेच होता है। इसलिए अंत्येष्टि के आवेदन को ध्यान पूर्वक भरना जरूरी है। राशि 5,000 है, चाहे सामान्य मृत्यु हो चाहे दुर्घटना मृत्यु हो। इसलिए कई बार ये चूक हो जाती है कि जो मृत्यु का विवरण है वो गलत भरा जाता है। तो ध्यान दिया जाए कि यदि इस समय आप अंत्येष्टि भरते समय आवेदन जो है वो गलत भर देंगे तो कल को अनुग्रह देते समय भी आवेदन गलत पिक करेगा, और आवेदन में अगर मृत्यु का प्रकार गलत पिक होगा तो सामान्य मृत्यु में 2 ही लाख मिलेंगे और दुर्घटना मृत्यु में 4 लाख मिलेंगे, जिसे परिवर्तित किया जाना इतना आसान नहीं होता है या एक तरीके से असंभव होता है। इसलिए अंत्येष्टि का डेटा भरते समय ध्यान रखना जरूरी है कि हम मृत्यु का दिनांक क्या भर रहे हैं, क्योंकि यदि मृत्यु का दिनांक यहाँ कुछ और है, समग्र में कुछ और है, तब भी विसंगति के कारण प्रॉब्लम आती है आगे अनुग्रह के आवेदन में, और यदि मृत्यु का प्रकार गलत भरा हुआ है तो भी आगे अनुग्रह के आवेदन में समस्या आती है। इसलिए अंत्येष्टि का आवेदन सही भरने के लिए सभी ग्राम सचिवों को और वार्ड प्रभारियों को ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा जो लाभ हम देते हैं वो है अनुग्रह सहायता। अनुग्रह सहायता का लाभ जो है इसका थोड़ा सा इतिहास बताना जरूरी है। अभी तो वर्तमान में ये कम्प्लीटली डीबीटी के माध्यम से भरा जा रहा है या दिया जा रहा है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि हितग्राही के खाते में सीधे राशि जाती है। परंतु योजना जब प्रारंभ हुई थी
उस समय पोर्टल पे केवल स्वीकृति जारी होती थी और स्वीकृति के आधार पे राज्य स्तर पे जब ये प्रदर्शित होता था कि कितने प्रकरणों की किस जिले ने स्वीकृति जारी की है, कितने सामान्य के, कितने दुर्घटना के, उस हिसाब से कैलकुलेट करके उतनी राशि उस जिले को दी जाती थी। शुरू में जिले को दी जाती थी, बाद में निकायों को यानी कि जनपद को और नगर निगम को, नगर निकायों को दी जाने लगी। तो ये जब राशि उनको जारी कर दी जाती थी तो उस राशि को वो हितग्राही को वितरित कर देते थे। कई बारी ये प्रॉब्लम सामने अब आती है कि उस समय जो राशि दी गई थी वो जिस व्यक्ति के लिए जारी हुई थी उसको न जारी होकर किसी अन्य संबल पंजीकृत श्रमिक को दे दी गई। उससे अभी भी कई बार राज्य स्तर पे बजट अंतर की स्थिति या प्रतिपूर्ति की स्थिति परिलक्षित होती है। ये बताना इसलिए आवश्यक है, ये संबल योजना को समझते हुए, क्योंकि जब भी हम एज अ अधिकारी संबल योजना का रिव्यू करते हैं तो हमें पुराने जो हमारे राशि प्राप्त हुई थी जिले में या निकाय में और जितनी हमने वितरित की थी, किसको वितरित की थी, किसके लिए प्राप्त हुई थी, इसका भी एक जो रिकॉर्ड है वो संधारित करना अति आवश्यक है। अगर बजट अंतर की स्थिति बनती है कि जितने प्रकरण स्वीकृत हुए थे उससे कम राशि प्राप्त हुई, कभी बैंक का ट्रांजैक्शन फेल हो गया या कुछ हो गया, तो वो भी हाईलाइट करके राज्य स्तर से राशि प्राप्त कर सकते हैं। और यदि प्रतिपूर्ति की स्थिति बनी कि जिसके लिए राशि जारी हुई थी उसको न प्रदान करके किसी अन्य संबल पंजीकृत श्रमिक को प्रदान की गई, जिसे कि बाद में पोर्टल पर स्वीकृत किया गया या बाद में उसकी पात्रता निर्धारित की गई, ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो उस स्थिति में भी आप प्रतिपूर्ति के लिए जो है राशि प्राप्त हुई है उसका रिकॉर्ड रखना और किसको वितरित की गई है वो रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। उस रिकॉर्ड को रख के आप पूरा क्लियरिफाई करके राज्य स्तर से राशि प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन कर दी गई है। जैसे पंजीयन में होता था कि एमपी ऑनलाइन के माध्यम से या लोक सेवा केंद्र के माध्यम से या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है या स्वयं घर बैठे किया जा सकता है। यदि अनुग्रह सहायता के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसका शुल्क 40 रुपए है यदि एमपी ऑनलाइन के सेंटर से आवेदन कर रहे हैं। और इसमें भी आवेदक जो कि अब उत्तराधिकारी है, श्रमिक की मृत्यु हो गई है, उसका उत्तराधिकारी आवेदन कर रहा है तो उस आवेदक का ई-केवाईसी होना आवश्यक है, उसका भी आधार नंबर होना आवश्यक है, उसका भी समग्र आईडी होना आवश्यक है। आधार और समग्र आईडी का जो प्रावधान है ये संबल 2 जो परिवर्धित रूप में बाद में योजना बाद में योजना में संशोधन किए गए हैं, वो इसी उद्देश्य से किए गए हैं कि जिस व्यक्ति को राशि प्राप्त हो रही है उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके, एक हितग्राही एक खाता की पुष्टि हो सके और साथ ही यूनिकनेस सुनिश्चित हो सके। इसमें भी आधार का मिलान समग्र की जानकारी से किया जाता है। यदि समग्र की जानकारी और आधार की जानकारी में अंतर पाया जाता है तो आधार को वरीयता दी जाती है। अनुग्रह के आवेदन में भी पूरी ट्रैकिंग एसएमएस के माध्यम से होती है, इसलिए आवेदक का जो मोबाइल नंबर है वो दिया जाना आवश्यक है। उसकी पुष्टि उसी समय ओटीपी के माध्यम से कर ली जाती है और हर स्टेज पे, जिस स्टेज पे भी अनुग्रह का आवेदन है उसे एसएमएस से वो जानकारी प्राप्त होती रहती है। समय सीमा क्या है अनुग्रह आवेदन करने की? जिस समय भी दुर्घटना घटित हुई है, चाहे दिव्यांगता हुई है चाहे मृत्यु हुई है, उसके 180 दिवस के भीतर अनुग्रह का आवेदन ऑनलाइन हो जाना चाहिए। हालांकि 180 दिवस की समय सीमा रखी गई है, किंतु जिला कलेक्टर को ये अधिकार है कि वो 180 दिवस की समय सीमा में यदि वैलिड रीजंस पाते हैं तो छूट दे सकते हैं। अनुग्रह राशि किसे प्राप्त नहीं होगी? कुछ अपात्रता की कंडीशन है जो मैंने पहले बताया था। 18 से 60 वर्ष की अगर आयु नहीं है तो 18 से 60 वर्ष के बीच की आयु नहीं है, 60 वर्ष से अधिक हो चुका है श्रमिक तो उसकी अनुग्रह राशि की पात्रता समाप्त हो जाती है। यदि आत्महत्या का प्रकरण है तो भी अनुग्रह राशि प्राप्त नहीं होगी। इसी प्रकार आरबीसी 6.4 में जो घटनाएं आती हैं जिसमें से कि मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि का लाभ प्राप्त हो सकता है, उन केसेस में भी संबल योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार से यदि किसी अन्य विभाग की योजना के अंतर्गत हितग्राही को राशि प्राप्त हो गई है तो उसे भी संबल योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाता है, जिससे कि दोहरे लाभ की स्थिति निर्मित न हो। कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं अनुग्रह राशि के लाभ देते समय? तो
यदि दुर्घटना मृत्यु है तो एफआईआर की कॉपी होना आवश्यक है। यदि दिव्यांगता की स्थिति है तो जिला मेडिकल बोर्ड का अपंगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। मृत्यु प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया हो वो होना आवश्यक है। और ऐसा कोई साक्ष्य हो जिससे कि ये स्पष्ट हो सके कि सामान्य मृत्यु है या दुर्घटना मृत्यु है तो और अच्छा होता है। मैंने शुरू में ही बताया कि एमपी ऑनलाइन से यदि आवेदन करेंगे तो इसका शुल्क 40 रुपए निर्धारित है। अंत्येष्टि सहायता के लिए प्राधिकृत अधिकारी ग्राम सचिव और ग्राम रोजगार सहायक है और नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारी है। जो लोग पंजीकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी हैं वही अनुग्रह राशि स्वीकृति के भी पदाभित अधिकारी हैं और वही लोग अंत्येष्टि सहायता के लिए भी पदाभित अधिकारी हैं। अनुग्रह का आवेदन जब प्राप्त होता है तो वो आवेदन प्राप्त होने के बाद कुछ चीजें हैं जिनका सत्यापन पदाभित अधिकारी द्वारा किया जाना है। पदाभित अधिकारी मृत्यु दिनांक का सत्यापन कर लेंगे, मृत्यु आयु का सत्यापन कर लेंगे, मृत्यु के समय आयु क्या थी, 60 वर्ष के अधिक तो नहीं हो गई थी। मृत्यु का प्रकार सत्यापित करेंगे, यानी कि दुर्घटना मृत्यु है कि सामान्य मृत्यु है, क्योंकि राशि में उससे अंतर आता है, 2 लाख और 4 लाख की राशि है। शासकीय सेवारत होने की, मृतक के शासकीय सेवारत मृतक अथवा उसकी पत्नी या पति जैसी भी स्थिति हो उसके शासकीय सेवारत होने की स्थिति चेक कर लेंगे और पति या पत्नी के आयकरदाता होने की स्थिति चेक कर लेंगे। ये सभी चीजों की स्थिति चेक करने के बाद सत्यापन के पश्चात वो राशि स्वीकृत कर सकते हैं। राशि स्वीकृति भी पोर्टल के माध्यम से होगी। एक ईपीओ बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑर्डर बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑर्डर बनने के बाद उस पर डिजिटल सिग्नेचर लगाए जाएंगे। डिजिटल सिग्नेचर लगने के बाद जो प्रकरण है वो राज्य स्तर पे प्रदर्शित होने लगता है। डिजिटल सिग्नेचर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल सिग्नेचर लगाने से पहले डिजिटल सिग्नेचर संबल पोर्टल पे रजिस्टर्ड करना आवश्यक है और नई व्यवस्था के अंतर्गत जो डिजिटल सिग्नेचर पदाभित अधिकारी द्वारा पोर्टल पे रजिस्टर्ड किया गया है उसका सत्यापन डीएम लॉगिन से यानी जिला कलेक्टर लॉगिन से किया जाता है कि ये वाकई में उसी अधिकारी का डिजिटल सिग्नेचर है। वह डिजिटल सिग्नेचर ईपीओ पे लगने के बाद ईपीओ जो है वो राज्य स्तर पे आता है और राज्य स्तर पे सभी विभिन्न जिलों से, विभिन्न निकायों से प्राप्त जो ईपीओ हैं वो संधारित होते हैं। सिंगल क्लिक के माध्यम से समय समय पे राशि इनमें जारी की जाती है। राशि जारी जो है वो मृत्यु दिनांक के क्रमानुक्रम में, यानी कि जितने भी प्रकरण राज्य स्तर पे प्राप्त हुए हैं वो मृत्यु दिनांक के आधार पर क्रमानुक्रम में जमाए जाते हैं और जो बजट प्राप्त होता है उसके आधार पर उतने प्रकरणों में राशि वितरित कर दी जाती है। साल में 3 से 4 बार सिंगल क्लिक की प्रक्रिया होती है। योजना में लाभ तथा लाभ लेने की प्रक्रिया। इस मॉड्यूल में हमने देखा कि संबल योजना के अंतर्गत लाभ के लिए पंजीयन प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, जिसमें समग्र आईडी, आधार और आधार A की जरूरत होती है। इसके साथ ही अंत्येष्टि और अनुग्रह सहायता के लिए आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता और दस्तावेज की जानकारी दी गई है। आखिरी बात जो संबल योजना के अंतर्गत समझना आवश्यक है संबल योजना के संचालन करने के लिए, वो ये है कि यदि किसी कारण से पंजीयन निरस्त किया जाता है या अनुग्रह सहायता रिजेक्ट की जाती है कि ये व्यक्ति इसको लाभ लेने के लिए या पंजीकरण कराने के लिए पात्रता नहीं रखता है, तो पंजीकृत श्रमिक को या उसके उत्तराधिकारी को ये अधिकार है कि वो अपील दायर कर सकते हैं। तो पदाभित अधिकारी के निर्णय के 60 दिवस के भीतर ये अपील दायर की जा सकती है। यदि पदाभित अधिकारी स्वयं समझते हैं तो सुओ मोटो भी वो अपील ले सकते हैं, मतलब अपील खुद भी दायर कर सकते हैं पंजीकृत श्रमिक की तरफ से। 60 दिवस की समय सीमा जो है उसमें भी छूट देने के अधिकार जिला कलेक्टर को प्राप्त है। वे अगर उचित पाते हैं कि ये अपील न दायर करने के इनके पास कोई वैलिड रीजंस थे जिसके कारण डिले हुआ है, तो वो चाहें तो 60 दिवस की समय सीमा में छूट दे सकते हैं। नॉर्मल कोर्स में 60 दिवस के अंदर अपील दायर की जाती है निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में। अपीलीय अधिकारी जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो एसडीएम साहबान होते हैं और शहरी क्षेत्र में जो अपीलीय अधिकारी हैं वो नगर निगमों के केस में कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर साहबान या नगर पालिका है, नगर परिषद है तो उनके केस में एसडीएम साहबान। तो इनके पास अपील जाती है। अपील की प्रक्रिया भी पूर्णतः ऑनलाइन है।
अपील दर्ज करने पे, यदि पंजीयन की अपील दर्ज की जा रही है तो अपील का जो शुल्क है वो MP ऑनलाइन का 30 रुपये है, और यदि अनुग्रह की अपील दर्ज की जा रही है तो जो शुल्क है वो 50 रुपये है। तो अपील ऑनलाइन दर्ज करने के पश्चात यह अपील जो अपीलीय अधिकारी हैं उनको प्रदर्शित होती है। वे अगर रीजंस पाते हैं कि ये व्यक्ति एक्चुअली में पात्रता रखते थे, इनका पंजीयन किया जाना चाहिए था या इन्हें अनुग्रह राशि दी जानी थी, तो वो अपील का निर्धारण अकॉर्डिंगली करते हैं। अपील निर्धारण करने की, निराकरण करने की जो समय सीमा है वो 30 कार्य दिवस है। 30 कार्य दिवस के भीतर यदि वे पात्रता पाते हैं तो वो अन्यथा एक ऑर्डर कर सकते हैं कि ये व्यक्ति असल में पात्र था। जैसे ही वो ऑर्डर जारी होता है, वह ऑर्डर ऑनलाइन दर्ज होने के पश्चात पदावीत अधिकारी को प्रदर्शित होने लगता है। तो पदावीत अधिकारी के फिर ये बाध्यता है कि वो उनका पंजीयन करें या उन्हें अब जो अनुग्रह राशि है उसका लाभ दें। इस मॉड्यूल में हमने देखा कि यदि पंजीयन निरस्त हो या अनुग्रह राशि रिजेक्ट हो तो पंजीकृत श्रमिक या उनके उत्तराधिकारी के पास अपील करने का अधिकार है। अपील की प्रक्रिया ऑनलाइन है और निर्धारित शुल्क के साथ 60 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है। ये टोटल जानकारी है संबल योजना के बारे में, जिसके अंतर्गत पंजीयन करने की प्रक्रिया, अनुग्रह प्राप्त करने की प्रक्रिया, अंत्येष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया या ये प्राप्त न होने की स्थिति में अपील की प्रक्रिया, ये हमने इसमें डिस्क्राइब किया है। थैंक यू सो मच। इस कोर्स के साथ हमने एक प्रश्नोत्तरी बनाई है। उस प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करने के बाद यदि आप पास होते हैं तो आप इस कोर्स के सर्टिफिकेट के अधिकारी हो जाएंगे। धन्यवाद। हमने इस कोर्स से सीखा कि संबल योजना असंगठित श्रमिकों और गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। योजना में पंजीयन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और सरल है। लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित दस्तावेज और प्रक्रिया का पालन जरूरी है। लाभ अस्वीकृत होने की स्थिति में श्रमिकों को ऑनलाइन अपील का अधिकार है।